सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और इसी के साथ दीपा, स्वाधीनता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और देखो, आज हमारे सखी सहेली के मंच पर बातें होंगी हमारे स्वतंत्रता दिवस की, और इसके साथ साथ सखी विशेष में के अंतर्गत हम साहित्यकार सुमति क्षेत्र मांडे के बारे में बात करेंगे। और चूंकि आज सोमवार का दिन है दीपा, तो आज हम सुनवाते हैं सभी को धारावाहिक चित्रलेखा, है ना, उसका 19वां भाग हम सुनेंगे जी। और सौंदर्य साधना, क्योंकि आज सोमवार है तो हम क्या अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, तो वो भी उपाय बताएंगे। साथ में मस्तिष्क को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। और देखो ना, आज फिजाओं में महक फैल रही है आज़ादी की। प्रभात की रश्मियाँ एकदम नई सी लग रही थी और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी परिंदों की उड़ानें, जब हम आकाश की ओर देख रहे थे। और इन सब के बीच लहरा रहा था घर घर तिरंगा प्यारा, और सभी में सुबह से एक उत्साह दिख रहा था और उमंग और जोश का संचार दिख रहा था दीपा, क्योंकि हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ। भारत सरकार ने इस उत्सव का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा। अमृत महोत्सव का अर्थ है भव्य उत्सव का अमृत, जो ब्रिटिश राज्य से भारत की आजादी के 75 साल का प्रतीक है। ये समारोह 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। जी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से सभी हमारे देशवासियों को संबोधन किया है ना। और आजादी, उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब है नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे जो नए विचार होंगे तो उसी हिसाब से हम उन पे संकल्प लेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आगे चलेंगे, काम करेंगे, है ना। तो ये इस तरह की, जब हमें मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा, तो हम लोग वैसे भी ऊर्जा से भर जाते हैं, है ना। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस राष्ट्रीय त्योहार को हम सभी भारतवासी बड़े उत्साह से और देशभक्त की भावना के साथ मनाते हैं। बिल्कुल मंजरी, आज के दिन देखो ना, हम उन महान योद्धाओं को और स्वतंत्रता सेनानियों को उनका स्मृति करते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, हर प्रमुख संस्थाओं में, या बल्कि मतलब यहाँ सब जगह तो कार्यक्रम हो ही रहे, हर घर में और हर सोसाइटी में आज तो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं, लोग भाषण दे रहे हैं, बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम। बिल्कुल। और इस रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान भी दिए जा रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और प्रभात फेरी भी निकली, और पूरा दृश्य उस समय बड़ा मनमोहक लगता है जब हम ये सब देखते हैं। और इस दिन का भव्य आयोजन दिल्ली के लाल किले पर किया जाता है और इस दिन हर जगह तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा की हवा में लहराता है। बिल्कुल। और इस दिन लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज पर तिरंगा हमारा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, राष्ट्रीय गान होता है और फिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी वहां बैठे लोगों को और पूरे देश को संबोधित करते हैं। तीनों सेना के जवान झंडों को सलामी देते हैं। तब बड़ा ही भव्य नजारा और इतना मनमोहक लगता है वो देखना। बिल्कुल। कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, और देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की शपथ लेते हुए जब ये बातें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा बिल्कुल भर उठता है ना देश प्रेम से। और वतन से प्यार करने वाले हर पल वतन के बारे में सोचते हैं। और ये दिन हमें उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां देकर भारत माता की बेड़ियां काटी थी। हमारे फौजी सैनिक साथी जो दिन रात देश की सरहद पर मुस्तैदी से डटकर तैनात रहते हैं, रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उन सभी
सभी को और भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, वो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं। तो एक संदेश मिला है, लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। पूरा देश इस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुशी का माहौल है। देखो बहुत सारे संदेश मिले, उसमें एक सखी का ये संदेश है कि भारत माता तेरी सदा जय हो, यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने, कुछ हंस कर चढ़ गए फांसी पर, कुछ जख्म सहे वीरों ने, शत शत नमन करती हूँ वीर बलिदान शहीदों को, न्योछावर कर गए अपने प्राण, लिख गए देश का तकदीर, करती हूँ गुजारिश भारत माँ से तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले भारत की पावन धरा, दुनिया को जिस पर गर्व है वो प्यारा भारत देश हमारा, गंगा जमुना की माला अंतरिक्ष में ऊंचा जाता मेरा देश। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है इन्होंने। बड़ा प्यारा सा संदेश इन्होंने भेजा है। बिल्कुल, और देखिए इस भाव में वो भाव विभोर हो चुकी है और इसी तरह से आज तो देश के और हमारे श्रोता भी सारे इसी भावना से बिल्कुल अपने आप को भरे हुए हैं। तो उन्होंने एक हमारी सखी हैं, वो लिख रही हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, तुम निडर डटे चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो जब कभी कविता पढ़ते थे तो आज़ादी का मतलब, छोटे थे तो पता नहीं था बचपन में, और उस वक्त लगता था बस जश्न का और उस माहौल का, और स्कूल में और फिजाओं में फैला रहता था नए सफ़ेद कपड़े और जूते पहनना, स्कूल में मिलने वाले वो जो मिठाइयाँ हैं, बस वही हम समझते थे कि यही स्वतंत्रता प्राप्ति है। लेकिन अब कहती हैं कि झंडे को सलामी देना, प्रणाम करना और भारत माता और उन सभी को अपने लिए जो उनके मन में जो भावना है उसमें वो इतनी ज्यादा भाव विभोर हो चुकी है कि उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। और देखो ना, ये चीज होती भी थी कि उस समय सभी लोग सुबह नहा धोकर प्रभात फेरी के लिए तैयार होते थे और सभी महिला पुरुष बच्चे जो थे वो भजन कीर्तन रघुपति राघव राजा राम गाते थे और भारत माँ के जयकारे लगते थे। बेहद लिखती हैं कि वो बेहद खुशनुमा माहौल हो जाता था और इस तरह से कहते हैं कि सब एक दूसरे को बधाई भी देते थे आज के दिन में, है ना। और तो एक हमारी सखी ने उन्होंने लिखा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह आज खुशी का माहौल। और देखो मंजरी, ये जो जितनी हमें स्वतंत्रता के जो भी हमें किस्से हैं, कहानियां हैं, अगर लेखक लेखिकाएं नहीं होती और अगर वो नहीं बताते कि उस दौरान क्या हुआ, नहीं हमें लिखा हुआ इतिहास मिलता, तो शायद आज हमें उसका महत्व नहीं समझ में बिल्कुल सही कहा, और उसके बारे में हम जान नहीं पाते कि पिछली जिंदगी कितनी कठिनाइयों से जो आजादी आज मिली है, ये कितनी मूल्यवान है, ये धरोहर है हमारी, इसे बचाकर रखना और इसका अब जिम्मेदारी हमारी है कि इसे हम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और देखो ना, इसीलिए देखो आज जो भी है सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तिरंगे कलर का कपड़ा पहना है, चाहे दुपट्टा डाला हो, चाहे कपड़ा पहना हो, तो चाहे बिंदी लगाई हो, चाहे गाल पर वो तिरंगा झंडा बनाया, तो सब लोग अपनी तरह से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और लेकिन हमारी बात अब और आगे बढ़ेगी कि आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे साहित्यकार सुमति क्षेत्रमांडे का। मराठी साहित्य में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। महिला साहित्यकारों में साहित्य के क्षेत्र में अपनी कलम से साहित्य में अतुलनीय योगदान देने वाली वरिष्ठ लेखिका साहित्यकार सुमति क्षेत्रमांडे जी का जिक्र हम करने जा रहे हैं। और आपका जन्म 7 मार्च सन 1913 को रत्नागिरी जिले के जापड़े गांव में हुआ था। आपके पिता बाल कृष्ण पंत रेगे राजस्व विभाग में इंस्पेक्टर थे। सुमति की स्कूली शिक्षा नासिक से हुई। हमेशा अव्वल आती थी। नासिक केंद्र से मैट्रिक किया इन्होंने और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली वो पहली छात्रा थी जी। और स्कूल के दौरान ही कई पत्रिकाओं और पांडुलिपियों को उन्होंने लिखा। मराठी विषय में प्रथम आई थी। मैट्रिक में उन्होंने कला में विशेष लेने के बजाय मैट्रिक के बाद, तो क्योंकि वो डॉक्टर बनने का उनका सपना था, तो उन्होंने कला में प्रवेश नहीं लिया है और उन्होंने विज्ञान विभाग में दाखिला लिया और पुणे से चिकित्सा की शिक्षा की। उनकी सारी शिक्षा छात्रवृत्ति पर ही हुई। माँ की मृत्यु के बाद भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई, इसलिए MBBS तक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बड़ौदा संस्थान में काम किया और 1948 में वे आगे की शिक्षा के लिए आयरलैंड चली
चली गई और 1950 में वापस आकर कोल्हापुर में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला और इसी दौरान उनकी पहली कहानी वदल स्त्री पत्रिका में प्रकाशित हुई और उन्होंने 1947 में आयोजित किर्लोस्कर कहानी प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार भी जीता। उन्होंने इसी दौरान बड़ौदा में नौकरी की और काम के सिलसिले में उनका कई जगहों पर आना जाना लगा रहता था। वे दभोई, पादरा, कड़ी, अमरौली और नवसारी गई और बड़ौदा प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात मालती बाई दांडेकर से हुई और उनका लेखन के प्रति प्रेम जो था वो बढ़ता चला गया और गुजरात में रहते हुए उन्होंने अपना पहला उपन्यास आधार लिखा। इसलिए इस उपन्यास में गुजरात के परिवेश, रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है क्योंकि वो वहाँ काफी समय तक रही थी। जी, और मंजरी, आधार जो ये उपन्यास है ये पति विहीन महिला के जीवन पर आधारित उन्होंने लिखी थी। एक ऐसी नायिका का चित्रण किया जो अपने साहस पर खड़ी होती है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ती है। उसमें एक पारंपरिक महिला का चित्रण हमें देखने को मिलता बिल्कुल है। और गौरांग महाप्रभु के जीवन पर आधारित उनका उपन्यास अनूहर वास्तव में केंद्र में गौरांग की पत्नी विष्णुप्रिया के साथ बनाया गया था और उनके उपन्यास वृंदा पर आधारित फिल्म सुखाची सावली उस समय काफी लोकप्रिय रही और सुमति बंगला लेखक शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर एक उपन्यास जीवन स्वप्न भी उन्होंने लिखा। जी, और पौराणिक पात्रों को कविताओं के रूप में लेकर मेघ मल्हार, मैथिली, योगेश्वर, श्री कृष्ण, सत्यप्रिया गांधेरी, नल दमयंती जैसे कई उपन्यास लिखे और श्रवणधारा, प्रतिपदा, मखमाली बाड़वा, आशीष मेघ, ये सब उनके उपन्यास हैं। और इसके साथ साथ शाखरी, शार्वरी और युगांधरन, आभासी वृंदा और साबरांची शिंगे जीवन स्वप्न भी उन्होंने लिखा और उनका मराठी उपन्यास महाश्वेता भी बहुत लोकप्रिय हुआ और इसी पर आधारित एक सीरीज भी बनाई गई और उनका विवाह उन्होंने किसी कारणों से नहीं हुआ और अपना पूरा समर्पण उन्होंने साहित्य लेखन में दिया। जी, 31 उपन्यास, 26 कहानियां संग्रह हैं, 2 नाटक और एक कविता संग्रह है। मराठी भाषा के अलावा आपने कन्नड़, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में भी लिखा क्योंकि काफी समय गुजरात में बीता तो उनको यहाँ की रीति रिवाजों का और यहाँ की संस्कृति का बहुत ज्ञान हो चुका था। उनके कई उपन्यासों का अनुवाद भी गुजराती में किया गया। आप चिकित्सा के क्षेत्र में लेखन में भी लगी रही थी, मतलब आप डॉक्टर भी थी, साथ में अपना लेखन भी करती थी और इस तरह से वो 2 पेशे में अपनी सेवाएं दे रही थी और इतनी अच्छी सी लेखिका जो जितना उनका साहित्य में योगदान है और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी योगदान दिया, वो हमें छोड़कर 8 अगस्त सन 1948 में इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई था। और देखो ना, बहुत सारे कमेंट्स अपने हम लोग को भेजे हैं। आज तो देश प्रेम की भावना से सभी ओतप्रोत है सोशल मीडिया और होना भी चाहिए क्योंकि जब हम सब साथ हैं, परिवार है, तो यहाँ पर जब सोशल मीडिया के जरिए और देखो आज ना मालूम पड़ रहा है कि कितनी मन में ऊर्जा सारे हमारे सभी और सुनने वाले। हाँ, और दीपा देखो, हाँ, ये जो आज का दिन है ना, तो हम लोग को भी अपने वो स्कूल के दिन बहुत याद आ रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे इस दिन जाते थे तैयार होकर के एकदम, और सबके बाद हम लोग को इंतजार होता था कि कब वो लड्डू के पैकेट मिले तो ये होता था कि बच जाए, अगर टोकरी में बांटती थी टीचर तो लगता था वो एक बार और राउंड में हम चले जाए और मिल जाए, है ना। लेकिन तो ऐसे ही होता है, बचपन ऐसे ही होता है। लेकिन चलो, अब कोई संदेश तुम देख रही बड़ी देर से, बताओ क्या है। ये बिल्कुल एकदम पढ़ने का मन कर रहा है। हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, कह रही है, लिन कविता लिख भेजी है। निज देश मेरी वो मातृभूमि भारत, वहाँ पर बसता है हिमालय सा गर्व लिए और फूलों सा जो हंसता है, मेरी धड़कन और अभिमान मेरा भारत वहाँ पर बसता है। भूत भविष्य का भेद है भारत, उपनिषदों का संग्रह वेद है भारत, मर्यादा से स्वयं राम है भारत, निज पिता को प्रणाम है भारत, गीता का सार है भारत, रामायण का भार है भारत, अर्जुन का गांडीव है भारत, मन की गति से तीव्र है भारत, नारी का सम्मान है भारत, वेद व्यास का ज्ञान है भारत, पृथ्वीराज का तीर है भारत, अशोक सा वीर है भारत, भगत आजाद की क्रांति है भारत, ऋषि मुनियों की शांति है भारत, टैगोर का शब्द है भारत, चाणक्य का अर्थ है भारत, धर्म कर्म का मंत्र है भारत, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है भारत, हिमालय है श्वेत है भारत, सबका पेट भरता खेत है भारत, राहगीर को छांव है भारत, प्रेम बांटता गांव है भारत। बहुत ही प्यारी
से इन्होंने लिखकर भेजी है। और ऐसी कविताएं जब भी पढ़ते तो बस खुश हो जाता है मन, है ना। और जो बात कर रही थी ना तो उनके बचपन में जब स्कूलों में, अपने स्कूलों में, तो हम वो राष्ट्रगीत या कोई ऐसे देशभक्ति के गीत हमें याद कराए जाते थे। और एक ग्रुप होता था, हाँ, जो सिंगिंग ग्रुप होता था, पूरा मतलब 4-5 लड़कियां मिलकर के एक देशगान को गाती थी। और दीपा, इसके साथ साथ हम बता दें कि हफ्ते 10 दिन पहले से ही हम लोग तैयारियां करने लग जाते थे कि रंगोली भी बनानी पड़ती थी झंडे के पास में। तो हम लोगों को उस समय बोला जाता था चोकर अपने अपने घर में बांट दिए जाते थे कि आज तुम जो हो चोकर जो है तुम्हारे जिम में लाल रंग का है, फलानी के लिए हरा है। सब लोग बदल बदल के अपने घर से चोकर रंग के धूप में सुखा के लाते। तो वो भी बड़ा जरा काम होता था घर जा करके, और बहुत अच्छा लगता था। और साथ में वो पतंगी, तिकोनी पतंगियां होती थी, पेपर से वो सुतली पर बनाई जाती थी, गोंद वगैरह लई बना करके चिपकाते थे पतंगी कागज से, झालर बनाई जाती थी। तो वो बना बना के हम लोग स्कूल में ही बनाते थे, वहीं से कागज मिलता था तो हम लोग छुट्टी के पीरियड में बना के उसको रखते थे वहां पर। तो वो सब भी बड़ा पूरा मजा आता था कि हाँ, हम लोग आज के दिन के लिए इतनी तैयारी पहले से कर रहे हैं। और स्कूल की यूनिफॉर्म को अच्छे से तैयार रखना, हाँ, कि आज जाना है 15 अगस्त, बिल्कुल, तो अच्छे बिल्कुल कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। और कभी कभी पता क्या होता था कि लाइट चली गई तो कपड़ों की प्रॉब्लम, समस्या कि प्रेस कैसे करे। तो बस वो मलमल के दुपट्टे होते तो भाई तहा के उसको कस के दबा वबा के रखा जाता था गद्दे के नीचे, और पहन के बहुत तरह तरीके। देखो एक हमें और अच्छा सा कमेंट दिख गया, वो भी पढ़ लेते हैं कि लिखा है कि आज हम अपने घरों में झंडा फहराकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। मेरी कॉलोनी में हर घर में झंडा फहराया गया है। हम सबके लिए गौरव और सम्मान की बात है। धन्य है वे वीर, वे शहीद जिनके त्याग और बलिदान से आज हम अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। शत शत नमन। दीपा, देखो एक और संदेश मिला है कि भारत माँ के अमर सपूतों, पथ पर आगे बढ़ते जाना, पर्वत नदियाँ और समंदर हंसकर पार सभी कर जाना। तुमसे हिमगिर की ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है, लहरों की मस्ती और सूरज जैसी तरुणाई है तुमसे। भगत सिंह राणा प्रताप का बहता रक्त तुम्हारे तन में, गौतम गांधी महावीर सा रहता सत्य तुम्हारे मन में। संकट आया जब धरती पर तुमने भीषण संग्राम किया, मार भगाया दुश्मन को फिर जग में अपना नाम किया। आने वाले नए विश्व में तुम भी कुछ करके दिखाना, भारत के उन्नत ललाट को जग में ऊंचा और उठाना, जग में ऊंचा और उठाना। और अब समय हो चला है धारावाहिक चित्रलेखा का, है ना। तो सबको सुनवाते हैं धारावाहिक चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के प्रखर चिंतन से जन्मा हिंदी का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। हिंदी के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त के आग्रह को आज्ञा मानकर नाचना आरंभ कर दिया था। आर्य श्रेष्ठ का भवन चित्रलेखा के घुंघरों की झंकार से गूंज रहा था। आइए नृत्य के इसी सुरीले आनंद के साथ आरंभ करें आज का पठन। सब लोग चित्रलेखा की प्रशंसा कर रहे थे और चित्रलेखा अपना कौशल दिखा रही थी। इसी समय प्रहरी ने योगी कुमार गिरी और उनके शिष्य के आगमन की सूचना दी। मृत्युंजय ने वीणा रख दी। वे कुमार गिरी का स्वागत करने बाहर गए। मृत्युंजय के वीणा रखने के साथ ही चित्रलेखा का नृत्य बंद हो गया। मृत्युंजय कुमार गिरी को भीतर ले आए। कुमार गिरी के साथ विशाल देव भी था। कुमार गिरी के सामने सब लोग खड़े हो गए। उसी समय चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, बहुत अपमान हो चुका मेरा। वो कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वो मनुष्य नहीं है, पशु है।
मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद करा देना मेरा अपमान नहीं है तो क्या है? जैसी तुम्हारी इच्छा। सामंत मृत्युंजय, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मृत्युंजय के उत्तर देने के पहले ही कुमारगिरी ने उत्तर दिया, क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी? नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को अरुचिकर नहीं हो सकती, इतना विश्वास रखो। मेरे यहाँ से जाने का दूसरा कारण है। पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय ने वीणा फिर उठाई, पर चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ करने से इनकार कर दिया। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम्हारी बात मैंने नहीं टाली थी। इस बार मेरा अनुरोध है कि तुम नृत्य करो, और मेरा अनुरोध तुम ना टालोगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। चित्रलेखा ने यशोधरा का अनुरोध वास्तव में न टाला। उसने नृत्य आरंभ कर दिया। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा और थोड़ी देर तक वे एकटक यशोधरा की ओर देखते रहे। योगी ने चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना आरंभ कर दी। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियां थीं, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरी में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी, उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही यशोधरा की शांति अथाह सिंधु की भांति थी, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। चित्रलेखा जीवन की हलचल थी, यशोधरा मृत्यु की शांति। कुमारगिरी को अनुभव हुआ मानो वो संसार की ओर आकर्षित हो रहा है। अनुराग की सजीवता विराग की अकर्मण्यता पर विजय पा रही है। नृत्य समाप्त हुआ। मृत्युंजय ने दासी से पूछा, दासी, भोजन में कितना विलंब है? भोजन तैयार है, केवल आज्ञा की देर है। आमंत्रित अतिथि भोजन गृह में जाकर बैठ गए। दासियों ने भोजन परसना आरंभ किया। बीजगुप्त के पास यशोधरा बैठी। चित्रलेखा यशोधरा के पास थी और उसी के पास श्वेतांक। भोजन आरंभ हुआ और पास बैठे हुए अतिथियों में वार्तालाप। यशोधरा पहले कभी बीजगुप्त से न बोली थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आज पहली बार हमारा पूरा परिचय हुआ है और इस परिचय पर मैं अपने को बधाई देता हूं। मेरा परिचय कोई महत्व की बात नहीं है। भगवान करे ये परिचय घनिष्ठता में परिणित हो, और घनिष्ठता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता भरे नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से, पर श्वेतांक एकटक यशोधरा की ओर देख रहा था। एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांक से मिल गईं। इस समय तक यशोधरा ने श्वेतांक को न देखा था। अपने भवन में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति को वो पहचानती थी। श्वेतांक केवल ऐसा व्यक्ति था जिसको वो नहीं जानती थी। यशोधरा ने बीजगुप्त से पूछा, ये नवयुवक कौन है? मेरा सेवक और साथ ही मेरा छोटा भाई। सेवक और छोटा भाई? ये कैसे? यह इस प्रकार कि इस व्यक्ति का नाम श्वेतांक है। यह भी एक क्षत्रिय नवयुवक है और उच्च कुल का है, पर अभी तक ब्रह्मचारी है और अपने गुरु के साथ रह रहा है। गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दिया है। मेरे द्वारा यह नवयुवक समाज में पदार्पण कर रहा है। पाप का पता लगाने के लिए इनके गुरु ने
इनको आपके पास भेजा है? क्या वास्तव में आपका स्थान अथवा आपके व्यक्तित्व से संपर्क पाप का पता लगाने का उपयुक्त स्थान है? बीजगुप्त मन ही मन हंसा। कितनी भोली बालिका थी और कितनी भ्रम में थी। पापी से पापी मनुष्य नहीं कह सकता कि वो पापी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है। अपने को ठीक तरह से समझना उसके लिए असंभव है। यदि श्वेतांग इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं पापी हूं, तो मैं वास्तव में पापी हूं। यशोधरा के उर में एक ठेस सी लगी। जिस व्यक्ति के प्रणय बंधन की कल्पना से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था, वही व्यक्ति एक बहुत बड़े आचार्य द्वारा पाप का पता लगाने का उपयुक्त साधन माना गया था। उसने श्वेतांग की ओर देखा। कितना भोला और सुंदर नवयुवक था। और बीजगुप्त अनावश्यक अतिथियों के चले जाने के बाद नाटक के प्रधान अभिनेता ही रह गए। योगी कुमारगिरी, विशाल देव, चित्रलेखा, बीजगुप्त और श्वेतांग, केवल इन्हीं व्यक्तियों को मृत्युंजय ने रोक लिया था। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद मृत्युंजय ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ा। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और मुझे पूर्ण आशा है कि वृद्ध मृत्युंजय की बात अस्वीकृत नहीं होगी। देव, स्वीकार करना अथवा न करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर होता है। आपका प्रस्ताव जैसा होगा उसके अनुसार मेरा उत्तर भी होगा। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ? शास्त्रानुसार तो नहीं। तो क्या शास्त्र के बिना भी विवाह हो सकते हैं? स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही तो विवाह कहते हैं। पर विवाह शब्द समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र स्त्री और पुरुष के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य करा देता है। बीजगुप्त, तुम अर्ध सत्य की शरण ले रहे हो। योगीराज, सत्य आधा नहीं होता, वो पूर्ण होता है। पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। आर्य मृत्युंजय, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है। इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, पर मैं वास्तव में विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूं, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा विवाह करना असंभव है। बीजगुप्त ने जो कहा हृदय की पूरी सच्चाई से कहा। उसके कथन में कोई संकोच या छल रंच मात्र भी नहीं था। किंतु योगी कुमारगिरी के विचार भी क्या ऐसे ही निश्चल कहे जा सकते हैं? और चित्रलेखा क्या सोच रही थी? आज की कड़ी में जिन पात्रों को हमने पढ़ा वे थे चित्रलेखा, बीजगुप्त, यशोधरा, मृत्युंजय और योगी कुमारगिरी।
इन पात्रों को अपने स्वर के परिधान से आभूषित करने वाले कलाकार थे दिशि दुग्गल, कमल शर्मा, सुलक्षणा खत्री, विनोद शर्मा और सुधीर पांडे। सूत्रधार थे हरीश भिमाणी। इस प्रसारण के सहायक राजेश मलिक और इस रेडियो पठन की परिकल्पना श्रोताओं तक पहुंचाने वाले विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब बीनू कलसी को विदा कीजिए। नमस्कार। तो दीपा, अभी सबने सुना धारावाहिक चित्रलेखा, तो मन तो प्रसन्न हो ही गया होगा, है ना। तो दीपा, गाने सुनकर भी देखो मस्तिष्क जो है हमारा वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब हमें स्वस्थ मस्तिष्क रखना है तो उसके लिए हमें घूमना भी होगा, टहलना होगा और उन चीज़ों के दूर होना होगा जो, जैसे कि हेडफोन लगाकर हम तेज आवाज़ में गाने सुनते हैं तो हमारे कानों पर असर पड़ता है, रात की नींदों पर असर पड़ता है, कहीं ना कहीं वो बोल हमें परेशान करते हैं, हमें सरदर्द की शिकायत भी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें नुकसानदेह ही होती है, लेकिन फिर भी लोग सुनते ही हैं, देखो। और जैसे ज़्यादा काम आपको करना है तो बल्ब की रोशनी की बजाय आप सूरज की रोशनी में काम करें तो बहुत अच्छा लगता है। और तो सुबह की हाँ मतलब दिन में आप उजाले में काम करेंगे तो ज़्यादा काम खत्म कर ले और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें। और देखो हमारी सखी ने लिख के भेजा है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का कमांड सेंटर है। ये एक जटिल कार्य द्वारा विचार, स्मृति, गति और भावनाओं को सक्षम बनाता है, जो जैविक विकास का उच्चतम उत्पाद है। तो इस तरह की बातें ध्यान रखने वाली। और अपने एक और लिखा है हमारी सखी ने कि ये लिख रहे हैं कि आप मन में कुछ बुरे विचार नहीं लाएंगे अगर स्वस्थ मस्तिष्क है तो, अगर मन स्वस्थ मन है तो, और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। सकारात्मक विचार भी रखें, मेडिटेशन करें, प्रकृति के सानिध्य में रहें जैसे तुमने अभी कहा, और मन खुश तो दिमाग भी खुश। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप शतरंज खेलिए, कैरम खेलिए और जो तर्क शक्ति पर आधारित खेल होते हैं उनको खेलिए, वर्ग पहेली कीजिए और कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। आप चाहे कुछ बनाइए, डेकोरेटिव चीजें बनाइए। इसके साथ साथ अपना थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ बिताइए और खेलिए। और जब आप मन की बातें एक दूसरे से करते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है वो हमेशा खुश हो जाता है। और जैसे तुम कह रही थी ना कि हाँ, थोड़ा वक्त ये मोबाइल या किसी भी तरह के गैजेट से थोड़ा दूर रहें और बाहर थोड़ा निकले, सैर करें, दोस्तों के साथ करें या परिवार के साथ करें। आपको अपने माता पिता के साथ घूमना अच्छा लगता है, कहीं बाहर जाइए। और शनिवार रविवार आया, अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल आप पिकनिक पर चले जाइए। तो ये सारी बातें इस तरह से हमारा जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, बातें अच्छी अच्छी सोचेंगे और फिर गीत भी तो अच्छे अच्छे गुनगुनाएंगे। तो दीपा देखो, प्यारी सी सूरत पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आज हम बात करेंगे सौंदर्य साधना के अंतर्गत आलू के फेस पैक के। नहीं ज्यादा नहीं कराएंगे। देखो हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो ये लिखते हैं कि इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए आलू के रस में चावल का आटा, कॉफी, शहद या ग्लिसरीन मिलाकर आप 15 से 20 मिनट तक चेहरे और गर्दन पर लगाकर बाद में साफ करें और आपके चेहरे पर फेशियल जैसा ग्लो आ जाएगा, ये लिखते हैं। और इसी के साथ देखो हम जो है ना, 1 चम्मच, जैसे मुहासों के लिए हमें पैक बनाना है तो 1 बड़ा चम्मच आलू का रस या गूदा या 1 बड़ा चम्मच टमाटर का रस उसका ले सकते हैं, आलू का रस ले सकते हैं और 1 बड़ा चम्मच शहद मिला लें सबको और इसका चिकना पेस्ट बना लें। अब इसको आप दिन में 2 बार लगाइए। और टमाटर और आलू एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं और कीटाणु और जीवाणु से आपकी त्वचा पर उसको दूर करते हैं। यानी कि तुम्हारे पास ना बहुत सारे टिप्स हैं, तो एक टिप और तुम ही दे दे चलो जो ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए पैक बनाना है तो 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, इन सबको मिलाकर आप गाढ़ा पेस्ट बनाइए और चेहरे गर्दन पर लगाइए, सूखने दीजिए और जब सूख जाए तो पानी लगाकर आप उसको स्क्रब करके हटा दें। तो बड़ा चेहरा चमकेगा तो भाई
प्यार तो हो गई है ना। अपने चेहरे से प्यार कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, परिवार से कीजिए, दोस्तों से कीजिए, सबसे कीजिए। और हमारी तरफ से आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं लीजिए। तो अब समय समाप्त हो चला है, तो मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।